हमारा एक आर्टिकल था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। उस आर्टिकल में क्या था, वो था रिस्किंग ऑल फॉर द लव ऑफ अरावलीज। ये बेसिकली हमारा GS3 से रिलेटेड था। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या बताया गया था, इसमें था क्या, जो हमारी अरावलीज होती हैं वो इस समय काफ़ी ज़्यादा रिस्क में है। रिस्क में है मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा माइनिंग हो रही है, उनको इतना ज़्यादा ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ पे रूट्स इतनी बनाई जा रही हैं, इतनी ज़्यादा माइनिंग हो रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर में है। जिसकी वजह से उनको माइनिंग से बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको ख़त्म ना हो अरावली हिल्स हमारी, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कैंपेन्स चला रहे हैं अरावलीज को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि अरावली हिल्स का हमारे काफ़ी सारे एडवांटेजेस निकल के आते हैं। एडवांटेजेस मीन्स जो हमारे डेजर्ट्स हैं उनके लिए वो बैरियर का काम करते हैं। मीन्स राजस्थान साइड में हमारे जो डेजर्ट्स हैं, जिससे कि वो हमारे फर्टाइल प्लेन्स की तरफ मूव ना कर जाएँ, वो उधर की तरफ बढ़ ना जाएँ, तो उनके लिए वो बैरियर्स का काम करते हैं। या जो हमारे हिमाचल वगैरह साइड में हमारे जो मानसून के क्लाउड्स होते हैं, वो इधर की साइड हमारे ज़्यादा ना जाएँ प्लेन्स में, जिससे कि वो उधर के उधर रहें, मौसम इधर बाढ़ वगैरह का डर ना रहे, उनके लिए बैरियर का काम करते हैं। या फिर वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा वाइड एरिया में बायोडाइवर्सिटी स्प्रेडेड है, वो ख़त्म होती जा रही है, माइनिंग हो रही है, हिल्स नहीं बचेंगी तो बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है वहाँ पे नेगेटिवली। इसीलिए वहाँ पे अब क्या करा है, वहाँ के सिटीजन्स ने कैंपेन्स चलाए हैं जिससे कि वो अरावली हिल्स को सेव कर सकें। ठीक है। दूसरा क्या, अगर हम अरावली हिल्स की बात करें तो वो हिम्मत नगर इन गुजरात से लेके दिल्ली तक कवर कर रही है। हिम्मत नगर इन गुजरात से स्टार्ट होती हैं और दिल्ली तक पहुंचती हैं। बीच बीच में कौन सी जगह पड़ती है, हरियाणा पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, गुजरात, दिल्ली, ये सारे एरियाज़ को अरावली हिल्स कवर करती है। अगर लास्ट ईयर में देखा जाए तो लास्ट ईयर में एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, ऐसे 16 इल्लीगल लोकेशंस मिली हमें माउंटेन रेंज में जहाँ पे इल्लीगली माइनिंग हो रही है। मीन्स वहाँ पे वैसे अलाउड नहीं है बट वहाँ पे स्टिल करी जा रही है इल्लीगल तरीके से। इसमें दूसरा बात क्या है, अरावली हिल्स कैसे बैरियर की तरह काम करते हैं, जो हमारे फर्टाइल प्लेन्स हैं ईस्ट में और जो हमारा सैंडी डेजर्ट है वेस्ट में, उनके बीच में वो बैरियर्स की तरह काम करती हैं। अगर अरावली हिल्स ना होती तो क्या होता, जो वेस्ट में हमारे सैंडी डेजर्ट्स हैं वो हमारे जो ईस्ट में फर्टाइल प्लेन्स हैं उनकी तरफ भी मूव करना शुरू कर देते। तो कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं जो कि इस इल्लीगल माइनिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में मीन्स बेसिकली बस यही बताया गया है कि अरावली हिल्स की ज़रूरत क्यों है, अरावली हिल्स क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बैरियर की तरह काम करती हैं डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, और हमारे मानसून क्लाउड्स जो अफेक्ट कर रहे हैं, जो इस तरफ आ रहे हैं, उनको उधर हिमाचल इधर की साइड रखने के लिए, और बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए ज़रूरी है। उसके लिए क्या हो रहा है, कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं और लास्ट ईयर में जो एविडेंसेस दिए गए हैं, 16 इल्लीगल माइनिंग लोकेशंस अब तक फाइंड कर ली गई हैं। और ये कहाँ से शुरू होता है, हिम्मत नगर इन गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक जाता है। कवर कौन कौन से एरियाज करता है, हरियाणा, राजस्थान। तो एक आर्टिकल हमारा ये था जिसको हमने देखा, जो था GS3 का पार्ट। अब इसी में एक सेकेंड आर्टिकल था, दैट इज इंडिया ओमान टू होल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। ये GS2 GS3 मिक्स में आता है। बेसिकली हमारे इसमें ये बताया गया है कि बहुत सी कंट्रीज होते हैं जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं अपनी। तो ऐसे ही अब एक मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज शुरू हुई है जो कि इंडिया और ओमान के बीच शुरू हुई है। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है ऑल नज़ा फोर्थ। मीन्स ये फोर्थ ऐसी एक्सरसाइज हो रही है, इससे पहले से 3 हो चुकी है, ये फोर्थ है, इसका नाम है ऑल नज़ा फोर्थ। ये बेसिकली इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच हो रही है। ये कब से शुरू हुई है, 1 अगस्त से शुरू हुई है 13 अगस्त तक के लिए। ये 13 डेज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, बस आपको कंट्रीज के नेम पता होने चाहिए कि किस किस के बीच शुरू हुई है। ये इंडिया और ओमान के बीच शुरू हुई है और नाम क्या है, आल नज़ा फोर। और बेसिकली ये इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच चल रही है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक ये चलने वाली है। यहीं पे अब हम जाते हैं अपनी थर्ड पे। हमारा थर्ड आर्टिकल जो था कल के न्यूज़पेपर का, वो क्या था, वो हमारा था रिप्रेजेंटेशन ऑल द वे अप। ये था हमारा GS2 का पार्ट। बेसिकली जैसे हम जानते हैं अभी लास्ट वीक में क्या हुआ है, द्रौपदी मुर्मू हमारी 15th प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राउडी मोमेंट है इंडियंस के लिए। क्यों?
क्योंकि पहली ऐसी दलित महिला है मीन्स जो एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है जो कि हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है। ये पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है अगर हम बात करें तो ये पॉसिबल हुआ है डाइवर्सिफाइंग रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे हमारी जैसे इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स अब कंप्लीट होने वाले हैं इस 15 अगस्त को। तो हमारे इंडिया में क्या हुआ है इतने ज़्यादा अमेंडमेंट्स आए हैं इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ बनी हैं जिसमें एससी एसटी ओबीसी को ही नहीं बल्कि वुमेन को और बल्कि एससी वुमेन एसटी वुमेन ओबीसी वुमेन के लिए भी काफ़ी सारे लॉज लाए गए। उनके लिए भी सीट्स रिजर्व करी गई पंचायत में म्यूनिसिपैलिटीज़ में। यहाँ तक कि उन्हें इतना अधिकार भी दिया गया कि वो प्रेसिडेंट के लिए भी खड़ी हो सकें। उन्हीं की वजह से आज ये पॉसिबल हुआ है कि द्रौपदी मुर्मू हमारी 15 प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्टेड हुई है। बेसिकली अब तक ऐसी और भी जाने कितनी कंट्रीज है जिनको हमारे से ज़्यादा ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के लिए बट अभी भी वहाँ पे वुमेन के लिए इतने राइट्स नहीं आए हैं कि वो प्रेसिडेंट के तौर पर खड़ी हो सके। बट हमारे उसमें ऐसा हुआ है। इसमें खास भागीदारी किसने निभाई है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ने। क्योंकि इसी के अंदर ये वाली चीज़ बोली गई थी कि भाई वुमेन के लिए तो रिजर्व हुई है बट एससी वुमेन एसटी वुमेन ओबीसी वुमेन के लिए भी रिजर्व होनी ज़रूरी है। उनको भी ये राइट्स मिलने ज़रूरी है कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकें इन म्यूनिसिपैलिटीज़ में पंचायत में या फिर ऐसे पौधों के लिए खड़ी हो सके। तो बेसिकली इसमें क्या है अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो यंगेस्ट पर्सन है इलेक्ट हुई है जो प्रेसिडेंट के लिए फर्स्ट पर्सन है जो कि एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है और उसमें भी एसटी कम्युनिटी में भी वो संथाल ट्राइब एक एसटी कम्युनिटी की मेजर ट्राइब है एसटी कम्युनिटी की जिसको वो बिलोंग करती हैं। तो बेसिकली जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसी ने दिया था हमें डाइवर्सिफाइंग रिप्रेजेंटेशन मीन्स सिर्फ एससी एसटी वुमेन चिल्ड्रन के लिए बल्कि उन्होंने एससी वुमेन एसटी वुमेन एंड ओबीसी वुमेन के लिए भी उठाया। तो ये आज जो पॉसिबल हुआ है इसमें मेजर रोल किसका रहा है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट का। तो ये एक आर्टिकल था। इसके बाद एक आर्टिकल था हमारा बंगाल पुलिस अरेस्ट 3 झारखंड एमएलए। ये हमारा GS 4 का टॉपिक आता है। इसमें क्या है बेसिकली इसमें बंगाल पुलिस ने 3 झारखंड एमएलए को अरेस्ट किया है। बेसिकली 3 कांग्रेस एमएलए थे कौन कौन थे इरफान अंसारी राजेश खच्चर एंड नमन बिक्सल। बेसिकली 3 एमएलए कांग्रेस एमएलए मिले हैं इनके पास 49 लाख रुपीस कैश मिले हैं इनके कार्ड्स में। इनको अरेस्ट किया है बंगाल पुलिस ने। जब ये वाली खबर आई तो जो कांग्रेस है उन्होंने 3 एमएलए को अपनी पार्टी से एक्सपेल कर दिया निकाल दिया है। कांग्रेस का कहना क्या है कांग्रेस का कहना ये है कि पिछले कुछ महीनों से जो बीजेपी है वो ये कोशिश कर रही है तो जो झारखंड में इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे कैसे गिरा सके। तो कांग्रेस का कहना ये है कि जो ये 3 एमएलए थे ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे थे क्योंकि बीजेपी क्या चाहती है कि जो झारखंड की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे गिराया जा सके। अब इस समय पे तीनों एमएलए कस्टडी में है स्टेट पुलिस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के। 10 अगस्त तक ये उनकी कस्टडी में रहेंगे। इन 3 एमएलए का कहना है कि ऐसा नहीं है बट कांग्रेस अभी यही दावा कर रही है कि जो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे जिससे कि झारखंड की इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा सकें। तो ये GS 4 की हमारी एक न्यूज़ थी कि पुलिस बंगाल पुलिस ने इन्हें अरेस्ट करा कैश के साथ। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ थी यहाँ पे अलार्मिंग फॉल। ये हमारी 5th हेडलाइन थी इम्पोर्टेंट ये GS 2 के अंदर आती है। इस अलार्मिंग फॉल के अंदर क्या आया है बेसिकली इस अलार्मिंग फॉल के अंदर ये बताया गया कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो जिस काम के लिए बनी थी एक्चुअली आजकल वो काम नहीं कर रही है। मीन्स पार्लियामेंट का बेसिकली हमारा काम क्या है बिल्स को पास करना बिल्स पे बहस करना डिबेट्स करना अपोजिशन का पूरा नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताना। मीन्स कोई भी लॉ पास करना चाहती है गवर्नमेंट कोई बिल पास करना चाहती है तो उसमें अपोजिशन पार्टी बैठी होती है उनका काम क्या होता है उस पर डिबेट करना उस पर बहस करना उस पर चर्चा करना उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नेगेटिव पॉइंट्स निकालना। ये सब काम होता है पार्लियामेंट का बट यहाँ पे ये सब आजकल नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आजकल प्रोटेस्ट हो रहे हैं धरने पर बैठ रहे हैं पार्लियामेंट में। और ये धरने पर बैठने का काम किसका होता है ये धरने पे बैठने का काम पॉलिटिकल पार्टीज का होता है जो कि रोड्स पे होता है। बट आजकल ये काम हमारी पार्लियामेंट में हो रहा है। तो ये क्या है
ये एक अलार्मिंग फॉल है, क्योंकि अगर ऐसे ही होता रहा तो जो पार्लियामेंट का एक्चुअल वर्क है वो तो क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, अलार्मिंग फॉल कहा गया है। मीन्स अगर अभी भी इसे नहीं संभाला तो हमारा पार्लियामेंट का अस्तित्व, हमारा पार्लियामेंट का एक्चुअल रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट वाली पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर अपोजिशन टीम की हो, कि एक्चुअल वर्क करा जाए पार्लियामेंट का। वरना क्या होगा, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो अलार्मिंग फॉल इसलिए बोला गया क्योंकि जो पार्लियामेंट का एक्चुअल वर्क था वो ना हो। क्या हो रहा है आजकल पार्लियामेंट में, धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट होने कहाँ चाहिए थे, हमारे रोड्स पे होने चाहिए थे पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, जो कि हमारे पार्लियामेंट में हो रहे हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये चीज़ सही हो, पार्लियामेंट का एक्चुअल काम हो, जिससे कि हमारी डेमोक्रेसी सेव हो सके। याद रखना ये हमारे GS2 का पार्ट है। इसी में हमारी एक नेक्स्ट हेडलाइन थी, नेक्स्ट न्यूज़ थी कोविन के बारे में, कोविन टू गर्ड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। ये हमारे GS2 का पार्ट है। मीन्स हमने अभी क्या देखा, हमने अभी ये देखा कि जो कोविड-19 के सिचुएशन पे कोविन ऐप बनाई गई थी वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। कोविन ऐप का यूज़ किया था, कोविन ऐप क्या कर रही थी, वैक्सीनेशन स्टेटस दे रही थी, रजिस्ट्रेशंस करा रही थी, वैक्सीनेशन सेंटर्स के पूरे वर्किंग बता रही थी। मीन्स हम लोग घर बैठे बैठे अब रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, वैक्सीनेशन सेंटर्स देख सकते थे, अपनी डेट डिसाइड कर सकते थे, फीस वगैरह का सब देख सकते थे। तो मतलब कोविन ऐप काफ़ी सक्सेसफुल रही है। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है उसको वो कोविन ऐप से लिंक कर सके। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली जो बेबीज जब उनका बर्थ होता है या जो वुमेन होती हैं उनको इंजेक्शन्स वगैरह दी जाते हैं, वैक्सीन दी जाती हैं, जिनसे कि वो डिसीज़ से बच सके। तो अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इसी प्रोग्राम को हम कोविन ऐप से लिंक कर सके, जिससे कि उनमें भी सुधार हो सके। सुधार मतलब एक तो सर्टिफिकेट्स वगैरह सब इसमें ऑनलाइन जनरेट हो जाते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। रूटीन इम्यूनाइजेशन ढंग से हो सकता है, मीन्स पूरा एक रूटीन हो सकता है कि हाँ भाई लास्ट हमने बच्चे को इंजेक्शन कब लगवाया था, अब कब लगेगा उसे इंजेक्शन, इसकी पूरी डिटेल्स ढंग से हो सकती हैं। रजिस्ट्रेशन जो कराते हैं वो ढंग से हम करा सकते हैं सीधा घर बैठे ऑनलाइन। दूसरा, इसमें क्या किया, इसकी हेल्पफुल क्यों गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है, क्योंकि कोई अभी तक लीक नहीं हुई है इन्फॉर्मेशन, और यूपीआई वगैरह का भी इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, और कोई ऐसा सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई आर्ग्यूमेंट निकल के नहीं आया है इसमें। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन था, मीन्स काफ़ी सिक्योर है क्योंकि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो रहा है। अब तक कोई इन्फॉर्मेशन लीक होने पे भी इसमें कोई अब तक वो नहीं आई है न्यूज़। तो मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी रहा है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल भी रहा है, ईज़िली यूज़ में भी रहा है लोगों के। तो मीन्स अभी तक सारे पॉजिटिव ही निकल के आए हैं इसके सारे, कि हाँ पॉजिटिव अच्छी रही है, सक्सेसफुल रही है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसको इंजेक्शंस उसके कराए जाते हैं, वैक्सीनेशंस दी जाती हैं उसे, 12 वैक्सीनेशंस कुछ ऐसे करके होती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उस चीज़ को भी इस कोविन ऐप से लिंक कर दिया जाए, जिससे कि ये सब चीज़ भी ऑनलाइन हो सके और काफ़ी अच्छे से हो सके। इसमें और क्या चीज़ जोड़ना चाह रहे हैं, जैसे कहाँ कहाँ पे ब्लड डोनेशंस चल रहे हैं या ऑर्गन डोनेशंस चल रहे हैं, या हमने लास्ट कब करा था ब्लड डोनेशन, अब हम कब कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में कहाँ हो चुका है, इन सबको भी गवर्नमेंट अब कोविन ऐप से लिंक करना चाहती है। तो एक ये आर्टिकल था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट निकल के आया। तो अभी हमने देखे सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हमने कल के न्यूज़पेपर में पढ़े थे, जैसे कि अरावलीज़ को बचाना, ठीक है, ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है इंडिया ओमान के बीच वो देखा। तीसरा, रिप्रेजेंटेशन हमारे इंडिया का कितना अच्छा हो रहा है, मीन्स हमारी जैसे द्रौपदी मुर्मू को मौका मिला, द्रौपदी मुर्मू हमारी आज 15th प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ने मेन भूमिका निभाई है। चौथा, हमने देखा कि बंगाल पुलिस ने कैसे अरेस्ट करा 3 कांग्रेस एमएलएज को, और वो अभी भी उन्हीं की हिरासत में है 10 अगस्त तक। फिर हमने देखा अलार्मिंग फॉल, मीन्स जो पार्लियामेंट है वो अपना एक्चुअल वर्क नहीं कर रही है, वहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। और लास्ट अभी हमने देखा कि कोविन ऐप से कैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन को कनेक्ट करना चाह रही है गवर्नमेंट, क्योंकि काफ़ी सक्सेस देखी गई कोविन ऐप की।
इसलिए अब गवर्नमेंट चाह रही है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को भी लिंक कर दिया जाए कोविन ऐप से, जिससे लोगों को काफ़ी यूज़ हो, काफ़ी हेल्प हो, वो घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकें, वैक्सीनेशन देख सकें, सेंटर्स देख सकें, सर्टिफिकेट्स जनरेट करा सकें। काफ़ी सारे यूज़फुल है, क्योंकि ना तो अब तक कुछ लीक हुआ है ना कुछ हुआ है। तो आई होप हमारा ये कल का सारी हेडलाइंस न्यूज़पेपर सब कुछ कवर हो गई होंगी। अब हम इजीली अपना आज का पढ़ सकते हैं नया। तो ये था हमारा कल के न्यूज़पेपर का एक फास्ट क्विक रिवीजन। तो आई होप मज़ा आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।